हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मिल्टन का जैसे कि रिवीजन सीरीज चल रही है, तो जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर के 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं। आई मीन 2 वीडियो की रिवीजन कर लिए हैं। आज हम मिल्टन का रिवीजन करेंगे मिल्टन से। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोग से कि मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में आपके 4 राइटर्स, ठीक है, 4 राइटर्स पर कंप्लीट 4 राइटर है ये। अभी मैंने और चीज़ इसमें ऐड नहीं की है, ना ही लिटरेरी टर्म्स वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच नहीं ऐड किया है। ओनली 4 है, लेकिन आपको कंप्लीट मिलेगा ये 4 राइटर्स, चाहे उनके इंट्रोडक्शन से लेके उनके वर्क से लेके 4 राइटर पर मैंने एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, जो आपके 25 प्लस यानी कि 2500 प्लस क्वेश्चन है। उसमें 191 पेजेस हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं तो मैं बता दे रही हूँ। और ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा 199 में, ठीक है। ओके, थोड़ा मैं पैसे भी बता दे रही हूँ कि कितने में मिलेगा ये पीडीएफ नोट्स। इसमें आपके 4 राइटर कंप्लीट 4 राइटर्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अगर लेना चाह रहे हैं, तो मेरे थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको तो मैं मुझे मतलब कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर भी ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और वैसे मैंने थंबनेल में भी इसको लगा दिया है, 80 81 84 87 35। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कोई भी इंटरेस्टेड है पीडीएफ लेने के, ठीक है। इसमें ग्रामर नहीं है, ना ही इसमें लिटरेरी टर्म्स है, ना ही फिगर ऑफ, ओनली सिर्फ 4 राइटर्स को मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जानदार है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको सैम्पल भी मिल जाएगा देखने के लिए। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मतलब हर टाइप के, सिर्फ टीजीटी पे बेस्ड है, ये भी याद रखिएगा। यूपी टीजीटी के बेस्ड पे हैं, ठीक है। शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ आपकी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट पीजीटी में सिर्फ शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ को कवर करेगा और किसी को नहीं कवर कर सकता। लेकिन हाँ, यूपी टीजीटी के लिए ये पूरा कवर है, यूपी टीजीटी का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये तो हो गया मेरा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। मैं अब चैनल अब क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें प्रीवियस ईयर भी है, इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्सअप हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैमसन एगोनिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ Samson's life. The play opens with Samson blind and prisoner of the Philistines. In the end, he kills himself and the Philistines by pulling down the pillars of the structure in which they were sitting. तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा आपके सैमसन एगोनिस्ट से स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। देखिए ये लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन लाइफ बिल्कुल करेक्ट है। प्ले ओपन होता है सैमसन की ब्लाइंडनेस से और प्रिजनर से, जो फिलिस्तीन के द्वारा उसको कैदी बना लिया जाता है, बिल्कुल सही है। अब प्ले के अंत में क्या होता है, वो अपने आप को मार लेता है और फिलिस्तीन को भी पुलिंग डाउन द पिलर्स ऑफ स्ट्रक्चर को, वो पिलर गिरा के उन सबको मार देता है जहाँ वे बैठे रहते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। हमें पूछा क्या गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऐसे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, ये तो गलत है ना, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, द नेम लिसिडास इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोएट्स। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि लिसिडास का नाम किस यूनानी कवि से लिया गया है। आखिर ये जो लिसिडास का नाम है ये किस ग्रीक पोएट से लिया गया है। तो थियोक्राइटस हैं, थियोक्रेटस हैं, सोफिक्लीज हैं, यूरिपाइड्स हैं, होमर है। कौन है बताना है। थोड़ा ध्यान से मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि अक्सर मैं मिस्टेक कर देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट, आप लोग आंसर कीजिए। ओके, ठीक है, आंसर करना है यहाँ पे। देखिए लिसिडास कब आया था, 1637, इसका डेट याद रखिएगा। और ये जो ग्रीक पोएट हैं, किस ग्रीक पोएट से लिया गया है, तो थियोक्रिटस से लिया गया है, ये याद रखना है। लिसिडास जो नाम है वो थियोक्रिटस के
एक आइडियलिक काव्य से लिया गया है। थियोक्रेटिस जो है वो ग्रीक लिटरेचर में बुकालिक या पादरी कविताओं के जनक माने जाते हैं। ये एक एलेजी है जो मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में मेमोरी में लिखा था। तो ये थियोक्राइटिस आपने याद रखना है। लिसिडस लिया गया है थियोक्राइटिस से, और इसको इनिशिएट भी थियोक्राइटिस ने किया है, ये भी याद रखना है। और ऑल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय, इसको फेमस किसने किया, इसका यूज़ करके फेमस किसे, तो वर्जिल एंड स्पेंसर को जाता है, वर्जिल एंड स्पेंसर को जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। तो इसके ऑथर कौन है बताना है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमें एक्सप्लेन नहीं, हमें रिवीजन सीरीज पे चलना है, रिवीजन करना है, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में। तो यहाँ पे पूछा गया है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, इनके ऑथर कौन है। जॉन ड्राइडन है, पॉप हैं, डन है या मिल्टन है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ये क्या है, एक प्रोज ट्रैक है। ये क्या है, एक प्रोज ट्रैक है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक प्रोज ट्रैक है। और ये आई थिंक ये पब्लिश जो हुआ था 1643 में हुआ था, जॉन मिल्टन जी का है ये। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ये जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1643 में, और इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो भी पब्लिश हुआ था। तो ये भी याद रखना है 1644 ये सेकंड एडिशन था, ठीक है। 1644 ये सेकंड एडिशन था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपीरियन। तो यहाँ पे बताना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कि फॉल ऑफ हाइपीरियन पर किस कवि का प्रभाव है। कीट्स का जो द फॉल ऑफ हाइपीरियन है, इस पे कौन से पोएट का प्रभाव है, वर्जिल, ड्राइडन, मिल्टन या सोफोक्लेस, किसका प्रभाव था बताना है। ये जॉन कीट्स की एक अधूरी कविता है जिसपे जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का गहरा प्रभाव है। दोनों ने महाकाव्यात्मक शैली और दार्शनिक गहराई दिखाई है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन करेक्ट हो जाएंगे, जॉन मिल्टन का ही है। जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हाइपीरियन जो 1819 में आया था, ठीक है। ये जो फॉल ऑफ हाइपीरियन है, इसको फुल जो टाइटल है द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम, समटाइम्स इसकी जो सब टाइटल है अ विजन इंस्टीड ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। ये एक अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्ड्स है, एपिक पोएम कंपोज बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे, उतना आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर टीजीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी कविता मिल्टन ने नहीं लिखी है। लिसिडस तो उन्होंने लिखी है, एलेग्रो ने लिखा है, इल पिंसेरो ने भी लिखा है उन्होंने, तो कौन सी नहीं लिखी है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोटैफिया ये इन्होंने नहीं लिखा है, हाइड्रोटैफिया ये वर्क इन्होंने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है ये जो वर्क है ना, हाइड्रोटैफिया, जिसका पूरा है अर्न ब्यूरियल, ठीक है, अर्न ब्यूरियल। ये ब्यूरियल ये थॉमस ब्राउन की एक गद्य रचना है, ये याद रखना है। किसका है, थॉमस ब्राउन का, ठीक है, थॉमस ब्राउन का। एक मिनट, ठीक है, इन्हीं का वर्क है जो कब आया था, पब्लिश हुआ था 1658 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, बाकी तो तीनों मिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट के किस पार्ट में आगरा और लाहौर, मतलब आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल का उल्लेख है। तो किस बुक में, पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आगरा और लाहौर के ग्रेट मुगल का रेफ़र किया गया है। बुक 3, 4 या फिर आपका 7 या फिर 11 बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आगरा और लाहौर का जिक्र किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा बुक 11 में। इम्पॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बुक 11 में ही है जहाँ पे मिल्टन ने आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल के बारे में बात की है। ठीक है,
इसमें मिल्टन ने भारत के मुगल साम्राज्य का उल्लेख किया है और उनकी समृद्धि को दर्शाया है और ये मुगल साम्राज्य के वैभव की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल बाय। एक पोस्ट मॉडर्न पैरोडी है जिसका क्या है, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसको लिखा किसने है, सेम टाइटल बाय, बताना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का पोस्ट मॉडर्न पैरोडी संस्करण किसने लिखा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है एनी सेक्सटन, मेगन टेरी, एड्रियन रिच, सिल्विया प्लाथ। कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एड्रियन रिच हो जाएंगी। इन्होंने ही लिखा है, एड्रियन रिच ने पोस्ट मॉडर्न परिप्रेक्ष्य से डन की, जो डन है, डन की इस कविता को पुनः परिभाषित किया है। ठीक है, याद रखना है, पुनः परिभाषित किया। उनकी कविता में स्त्रीवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, तो ये याद रखना है, एड्रियन रिच है। ठीक है, सेम टाइटल का उन्होंने यूज़ किया, जो जॉन डन ने अर्ली 16th सेंचुरी में अपनी पोएम के लिए यूज़ किया था, सेम टाइटल इन्होंने भी यूज़ किया है, एड्रियन रिच ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हैज़ रिटन एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन में ये जो जस्टिफाई है ना, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई, इस पूरे पोएम के टेक्स्ट में जो जस्टिफाई है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई इटर्नल प्रोविडेंस है कि हेवनली म्यूज़ है कि स्पिरिट है, बताना है। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की ही उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में ही ये लिखा है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो सिंपल पूछा है कि जस्टिफाई का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आई हो जाएगा, आई है इसका जस्टिफाई, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन वॉज द, हर एक इतना डीप नहीं जाएगा, डीप जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। देखिए टीजीटी है और 4 राइटर्स ही दिया गया है, तो डीप जा सकता है, भाई उनकी मर्जी है, डीप क्वेश्चन दे देंगे या तो कोई इजी क्वेश्चन दे देंगे, मॉडरेट क्वेश्चन देंगे, उनकी मर्जी है, क्योंकि भाई 4 राइटर दिया गया, आपको डीप ही पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है 12-13 राइटर दे दिया, 4 ही राइटर दिया तो डीप क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर जॉनसन का है, ड्राइडन का है, पॉप का है, ब्लेक का है, किसका स्टेटमेंट है बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ब्लेक का है, विलियम ब्लेक का है। ठीक है, विलियम ब्लेक ने कहा था दर्शाने के लिए मिल्टन के पैराडाइज में शैटन का चित्रण है वो अत्यधिक प्रभावशाली है। ऐसा लगता है मिल्टन अनजाने में ही शैटन के साथ है, मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें मैच करना है और कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है वो बताना है। ठीक है, जैसे कि ओड टू द वेस्ट विंड, ये पीबी शैले का है, ये किसका है? पीबी शैले का है। ठीक है, ये पीबी शैले का है जिन्होंने टेर्जा रीमा में लिखा है। ठीक है, टेर्जा रीमा यानी कि टेर्जा रीमा मतलब तीन स्टैंजा का टेर्जा रीमा में लिखा है। लास्ट में इन्होंने भी कॉपलेट का यूज़ किया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वार्ट्रेन दिया है। एडोनिस स्पेंसर इन स्टैंजा में लिखा गया है। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा राइम रॉयल में लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा नॉट है, मतलब मिसमैच है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए हम जानते हैं कि मिल्टन जो है वो सोनेट को फॉलो करते, सोनेट में लिखे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनका है ये एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट आपकी इंग्लिश सोनेट हो गई या फिर इटालियन सोनेट हो गई। तो मिल्टन ने किसको फॉलो किया है, किसके पैटर्न को फॉलो किया है? इटालियन सोनेट यानी कि पेट्रार्कन को फॉलो किया है ना, इसी के पैटर्न को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर, ये जो हीरोइक क्वार्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा
कि जो पोयम में जो मीटर यूज़ हुआ है वो आयम्बिक पेंटामीटर में यूज़ हुआ है, इसलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ हीरोइक क्वाड्रेंट। ठीक है, तो याद रखना है इटालियन सोनेट को ये फॉलो करते हैं, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ये इटालियन सोनेट में लिखा गया है। ओके, इटालियन सोनेट जिन्हें पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें भी आपके 8 लाइन की ऑक्टेव, 6 लाइन की सस्टेट। ओके, जिसमें आपकी रैमिंग स्कीम ए बी बी ए। सस्टेट की रैमिंग स्कीम फिक्स्ड नहीं होती है, कभी भी सी डी ई या डी सी डी या सी डी सी आ जाता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन ऑक्टेव जो होता है वो फिक्स होता है। और ये जो पोयम जो इटालियन सोनेट होती है वो लिखी किस में जाती है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री। इसका बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ओके, चलिए, मिल्टन की कविता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। ठीक है, इट इज सबलाइम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल। ये थॉट और स्टाइल दोनों में ही सबलाइम है। इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, या इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल। ये बताना है, मतलब मिल्टन की पोइट्री का रेफरेंस हमें बताना है। मिल्टन पोइट्री किस में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इट कंबाइन टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर, इनमें तो होता ही है, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये थॉट और स्टाइल दोनों में ही सबलाइम इनकी पोइट्री होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर होती है इनकी पोइट्री, ये बताना है। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, तो ये तो नहीं होती। इनकी जो पोइट्री है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या फुल ऑफ ह्यूमर नहीं होती, ना ही ये राइम रॉयल में लिखते हैं। जनरली अक्सर सोनेट को अगर देख लिया जाए तो सोनेट में लिखे हैं और फॉलो पेट्रार्कन को ही किए हैं, तो राइम रॉयल हम नहीं कह सकते। ठीक है, हालांकि इन्होंने राइम रॉयल को एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अपने वर्क में, अभी तक अपने वर्क में इन्होंने लिखा, लेकिन किस में लिखा है इन्होंने अपने वर्क में, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, ये करेक्ट नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लैप मीन्स सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग शोल में पियर्स इन नोट्स विद मेनी आ विंडिंग बाउट द अबव लाइन्स अपीयर। देखिए ये 2021 में आया था क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है, और 2021 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्होंने दिया होगा उनको याद होगा। अब बताना है कि ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। मिल्टन की ही लाइनें हैं, जॉन मिल्टन साहब की ही लाइनें हैं, बट किस वर्क की लाइन है। इल पिंसेरो लिसिडस सॉन्ग फ्रॉम आर्केड्स एल एलिग्रो, किस वर्क की लाइन है ये बताना है। देखिए इस तरह पूछा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे एल एलिग्रो की लाइन है। ठीक है, एल एलिग्रो की लाइन है। और एल एलिग्रो कब लिखा गया था, 1631 में। ओके, और ये पब्लिश हुआ था 1645 में। इसका पब्लिशिंग ईयर है, ये कंपोजिंग ईयर है, और ये मिल्टन की पोयम है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इसमें आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, इसमें पूछा जाता है एल एलिग्रो चीयरफुल मैन, जॉयस मैन, इन सभी के लिए जाना जाता है, और इल पिंसेरो जो है सॉरोफुल, थॉटफुल, इन सभी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन की ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, मिल्टन की ऑन शेक्सपियर है, ये कब पब्लिश हुई थी, ये भी आपकी 2021 में आया था क्वेश्चन। 30, 87, 29, 32, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 ही माना गया था, आयोग ने भी 30 ही माना था। पब्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, तो 30 आयोग माना था, तो वही हम 30 पे ही जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये 1632 में जब सेकंड फोलियो आया था, शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था, उसमें ये पोयम थी वहाँ पे, मिल्टन का नाम नहीं था, लेकिन ट्रिब्यूट के लिए ये पोयम वहाँ पे पब्लिश किया गया था 1632 में शेक्सपियर के लिए, बट मिल्टन का नाम नहीं था वहाँ पे, लेकिन आयोग ने 1630 माना है, तो हम उसी पे जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द लाइन दे ऑल्सो सब हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स, एक मिनट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। दे ऑल्सो सब हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ना, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो इसको एक बार और जाके पढ़िएगा, इसकी लाइनें ज़रूर याद करिएगा। इसकी लाइनों से क्वेश्चन आता है, क्या पता यही दे दे, क्या पता थोड़ा अलग से दे दे, घुमा फिरा के थोड़ा फेर बदल करके दे दे। ठीक है, लेकिन आती ज़रूर है यहाँ से लाइनें। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ही लाइनें हैं,
बाय मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये मिल्टन का है, ये एक सोनेट है, ये एक सोनेट है। दूसरा क्या जान सकते हैं आप, ये जो कंपोजिंग ईयर है, यानी कि इसको रिटर्न कब किया गया था, इसको रिटर्न कब किया गया था, 1652 में किया गया था, जब मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे, 44 ईयर्स ओल्ड के थे उस समय। ये 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गए थे, उस समय इसको लिखा गया था। 1652 याद रखना है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू हिज पोइट्री टू हिज ब्लाइंडनेस, ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इसकी टाइटल है ये मिल्टन ने नहीं दी है, थॉमस न्यूटन ने शायद दिया है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी, आई थिंक थॉमस न्यूटन ही है, 1761 ऐसे कुछ करके दिया है, ठीक है। जो कंफर्म नहीं हूँ मैं वो बताऊँगी नहीं अभी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई इस समय। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट, इसका बताना है कि क्या होगा। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न कौन सा रूप धारण नहीं करता है। आई थिंक 1761 था, आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। 1761 था, थॉमस न्यूटन ही थे जिन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ये टाइटल इन्होंने ही दिया था, मिल्टन ने नहीं दिया था ये टाइटल। मिल्टन ने जब ये वर्क लिखा था, आई थिंक ये पोएम जब लिखी थी, तो इसका जो टाइटल उन्होंने दिया था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पिन, यानी कि पोएम की जो फर्स्ट लाइन है ना, उसी को यही टाइटल बना देते थे लोग, तो यही टाइटल मिल्टन ने दिया था। मिल्टन ने नहीं दिया था ये टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, थॉमस न्यूटन ने दिया था 1761 में। आप लोग इसको ज़रूर कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, हो जाता है, दिमागी है, ठीक है। अब बताना है यहाँ पे बताना है कि कौन सा रूप, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है वो कौन सा रूप धारण नहीं करता है। स्नेक का, चेरब का, कॉर्मोरेंट एक प्रकार की चिड़िया होती है, पक्षी होता है, आउल, तो कौन सा नहीं करता है ये बताना है। देखिए, मैं जब तक आंसर कीजिए तब तक मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सा वो रूप धारण करता है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले चेरब का रूप धारण करता है, देन ये जब चेरब का रूप धारण करता है उसे काम नहीं बनता, तब ये बनता है कॉर्मोरेंट, ठीक है। कॉर्मोरेंट का रूप धारण करता है, इससे काम नहीं बनता है, तो ये क्या बनता है, एक टोड, मतलब एक टोड का रूप धारण करता है, ठीक है। उससे काम नहीं बनता, तब ये स्नेक का रूप धारण करता है, यहाँ काम बन जाता है। चौथे में जाके इसका काम बन जाता है डन, ठीक है। चेरब का, कॉर्मोरेंट का, टोड का, स्नेक का, दोनों चारों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 4, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो आउल नहीं बनता है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। बाकी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, ये 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। 1674 में ये सेकेंड इसका एडिशन आया था, 12 बुक्स में आया था, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और बुक 7 एंड बुक 10 को स्प्लिट करके बुक 12 बनाया गया था, ये सब थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, अभी मैंने बताया ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। लाइन्स ऑफ अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। आई थिंक इसमें 10,000 लाइनें थी, ओवर 10,000 लाइनें थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 10,000 से ज़्यादा ही रही होंगी लाइनें जो थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके, ठीक है। तो ये याद रखना है, और वो भी मतलब 10,000 के ऊपर ही लाइनें रही होंगी। और उस समय मिल्टन ना ब्लाइंड हो गए थे, जब पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे उस समय मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे। और ये पोएम ज़्यादातर उन्होंने डिक्टेट करके लिखा था, उनकी बेटी डिबोरा ने लिखा था, वो बोल रहे थे, डिबोरा लिख रही थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 1 मिनट, इसको मैंने बताया गया। हु गॉट द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इसका बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट में कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, नहीं छूटा तो नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट में हेल के द्वार का रक्षक कौन है, जो हेल का गेट्स का गार्ड है वो गार्डी कौन करता है, डेथ, गैब्रियल, मोलोच या सिन, कौन करता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मतलब हेल यहाँ पे हेल पूछा गया है, हेवन का नहीं पूछा गया, तो सिन करेक्ट हो जाएगा, सिन। नर के द्वार पर सिन और डेथ पहरा देते हैं। सिन सैटर्न की बेटी और बिलवेड भी होती है, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे।
लिसिडस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की जो लिसिडस है वो क्या है बताना है यहाँ पे। एक एपिक है, सटायर है, एलेजी है या मॉक एपिक है? तो याद रखना है ये एक एलेजी है। एलेजी में, अच्छा एलेजी में कौन सी एलेजी है? तो पेस्टोरल एलेजी है, ये पूछा गया था लास्ट टाइम। पेस्टोरल एलेजी है, ठीक है। आपकी लिसिडस भी आती है पेस्टोरल एलेजी में आती है। आपकी अर्नोल्ड की थायरिसिस भी आती है पेस्टोरल एलेजी में। पीबी शैली की एडोनिस भी आती है पेस्टोरल एलेजी में, ठीक है। तो ये याद रखना है। पेस्टोरल जिसमें कैरेक्टर को ही शेफर्ड्स बना दिया जाए या रूरल एरिया को दिखाया जाए, ये सारी चीज़ें नेचर के बारे में बताया जाए, वही पेस्टोरल होता है। शेफर्ड यानी कि जो राइटर होता है ना, वो अपने आप को गडेरिया बन जाता है, जिसके बारे में लिख रहा है उसको भी गडेरिया बना देता है, चरवाहा और रूरल गांव की चीज़ों को दिखाया जाता है, ये सारा पेस्टोरल है। नेक्स्ट वन पे, जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो जॉन मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है वो किस स्वतंत्रता के बारे में है? स्पीच, क्रिटिसिज्म, रिलीजन या थॉट, किसके बारे में है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीच के बारे में है ना, स्पीच के बारे में है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये कब आया था? 1644 में आया था और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? कौन सा जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है? एल एलिग्रो, एपिटैफियम, डेमोनिस, लिसिडस, ये तीनों है, लेकिन वीनस एंड एडोनिस ये तो नहीं है ना, सभी को पता होगा ये किसका है, विलियम शेक्सपियर का है। ये तीनों वर्क है, एल एलिग्रो, एपिटैफियम, ये भी एक देखिए, ये भी मिल्टन की एलेजी ही है, ये याद रखना। ये भी एपिटैफियम, डेमोनिस, ये भी एक एलेजी है। इन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी, ठीक है, जितना याद आ रहा है बता रही हूँ मैं, चार्ल्स डियोडटी के डेथ पर लिखा था। ये भी इन्होंने अपने ही दोस्त की डेथ पर लिखा था एपिटैफियम। एलेजी क्यों लिखी जाती है? क्योंकि एक शोक गीत होती है, अपने नियर एंड डियर के लिए लिखा जाता है, जो बहुत ही नज़दीकी आपके हो, ठीक है। तो एलेजी हो जाता है। यहाँ पे आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। आई थिंक ये लिखा कब गया था? ये 1639 में। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रीगन कंसिस्ट ऑफ? तो पैराडाइज रीगन में कितनी बुक्स हैं बताना है। पैराडाइज रीगन में कितनी बुक्स है, थोड़ा फास्ट हम यहाँ पे चलेंगे। तो पैराडाइज रीगन जो है ये पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल ही है, पैराडाइज लॉस्ट के बाद ही आया है। ये 1671 में आया है और इसके साथ एक और वर्क आया था, शैम्सन एगोनिस्ट आया था। तो 4 बुक्स में है ये। कंसिस्ट ऑफ कितनी बुक्स में है? 4 बुक्स में है, ओके, याद रखना है 4 बुक्स में है। ये जो पैराडाइज रीगन है ये पोयम है, ये भी एक एपिक ही है लेकिन 4 बुक्स में है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? किस ईयर में जॉन मिल्टन पैदा हुए थे? तो ये बताना है। 1608, 1667, 1690 या 1674। तो ये एक इंग्लिश पोएट, इंटेलेक्चुअल, एक सिविल सर्वेंट थे। कब? कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर इट्स काउंसिल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये सबसे मतलब ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। और इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर, ये याद रखना है, 1608 में इनका जन्म होता है। ब्रेड स्ट्रीट, लंदन, ओके, ब्रेड स्ट्रीट लंदन, यूके में इनका जन्म होता है। इनके ये तो जन्म हो गया, बर्थ हो गया। अब रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको रिवीजन ही करा रही हूँ। 8 नवंबर में क्या होता है? 8 नवंबर 1674, मैं ध्यान से लिख रही हूँ ना। 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन एंड डेथ 8 नवंबर 1674 बर्न हिल रो लंदन में इनका डेथ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच पोएट मेड इलस्ट्रेशन फॉर इल पिंसारोसो? तो इल पिंसारोसो के लिए चित्र का जो इलस्ट्रेशन है, जिसका हिंदी हम क्या बोलेंगे, चित्रांकन, किस कवि ने किया था? मतलब इल पिंसारोसो के लिए इलस्ट्रेशन किस कवि ने बनाया था, किस कवि ने किया था? टी.एस. इलियट, मिल्टन, ब्लेक, कीट्स, स्पेंसर, काफ़ी राइटर हैं, बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
ब्लेक हो जाएगा, विलियम ब्लेक। याद रखना है इसको। विलियम ब्लेक ने ही एल पिंसेरो के लिए चित्र बनाए। उन्होंने मिल्टन की कविताओं को अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया और गहरी एक प्रतीकात्मक जोड़ी। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम ब्लेक। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन इंक्लूड्स द लाइन दाउ नेस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तो मिल्टन की किस वर्क से ये लाइनें हैं? पैराडाइज, कॉमस, रीगेन, एरियोपैजिटिका या फिर इकोनोक्लास्टिस। पानी पी लो जल्दी से आंसर। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉमर्स। कॉमर्स करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये कॉमर्स ही करेक्ट है, यस। कॉमर्स क्या है? एक मास्क है, द ऑनर ऑफ चैस्टिटी, मतलब रिटन बाय मिल्टन। इसकी फेमस लाइन है, यही याद रखना है। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, तो बताना है यहाँ पे जॉन मिल्टन ने कहाँ अध्ययन किया है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यॉर्क, डबलिन या ब्राइटन। तो कैम्ब्रिज ए करेक्ट हो जाएगा। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में होता है, ब्रेड स्ट्रीट, चिपसाइड इन लंदन। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इंग्लिश पोएट थे, इंटेलेक्चुअल थे और ये सिविल सर्वेंट भी थे कॉमनवेल्थ के अंडर, इंग्लैंड के ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। तो इसका बताना है कि क्या होगा। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी पुस्तकें रही हैं? 16, 12 या 10 या 14। ये भी आया था, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो 12 बुक्स थे, ठीक है। इसमें कितने? 12 बुक्स थे और ये एक एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। इसमें से कौन सा वर्क है जिसको जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑरेंज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, इल पेंसेरो। तो ट्रू लव इन्होंने नहीं लिखा है ना, ट्रू लव नहीं लिखा है। ट्रू लव लिखा किसने है? ट्रू लव हमारे शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है, याद रखना है। ट्रू लव जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा है, विच इज सोनेट नंबर 116। ये सोनेट है इनकी, सोनेट नंबर 116, जबकि ये तीनों मिल्टन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन। इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका आपने बताना है कि क्या होगा। किसे चाइल्ड ऑफ रेनेसा, एक बार किसे चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा गया है या चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन कहा गया है, बताना है, ठीक है। मिल्टन को, शिडनी को, किड को या फिर नैशे, कौन है? ओके मतलब यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि रेनेसा और रिफॉर्मेशन मूवमेंट का एक साथ प्रतिनिधित्व कौन करता है? किसे कहा गया है? मिल्टन, शिडने। तो मिल्टन ही है, ये दोनों ही इन्हीं को कहा गया है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो जॉन मिल्टन को ही जाना जाता है चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, याद रखना है, जॉन मिल्टन को ही जाना जाता है, ओके, दोनों ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन। इसमें बताना है कि कौन सा पेस्टोरल एलिजी है मिल्टन के द्वारा पूछा गया ओनली, ठीक है। कौन सा पेस्टोरल एलिजी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लिसिडास ही है, जो 1637 में इन्होंने लिखा था और 1638 में ये कलेक्शन ऑफ एलिजीज में अपीयर हुआ था, ठीक है। और किसके? ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1637। एडोनिस भी है बट ये पीबी शैली की यहाँ पे बताया मिल्टन का है। ये भी जो है ये भी एलिजी ही है, ये ग्रे का है बट ये पेस्टोरल नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पेस्टोरल नहीं है, ओके। एलिजी है बट पेस्टोरल नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। Who of the following was the first to suggest that Satan is the real hero of Paradise Lost? तो पहला कौन है जिसने ये सजेस्ट किया है? सबसे पहले ये किसने कहा है कि शैटन पैराडाइज लॉस्ट का असली हीरो है? किसने सबसे पहले कहा था? ड्राइडन, ब्लेक, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। किसने कहा था? ठीक है,
तो जॉन ड्राइडन है, ब्लैक है, जोसेफ एडिसन है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विलियम ब्लैक ने कहा है। पहले ये थे ऐसे जिन्होंने शैटन को रियल हीरो कहा है पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है। विलियम ब्लैक वॉज द फर्स्ट हु सजेस्टेड दैट शैटन इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो इनके अलावा और किसका किसका मानना था, गौथे का भी मानना था, ठीक है, गौथे का भी, ब्लैक का तो मानना ही था, शैली का भी मानना था, शैली का भी मानना था, लोवेल का भी मानना था, लोवेल मैशन का, सॉरी लोवेल मैशन एक ही है, लोवेल मैशन। ये ऐसे कुछ क्रिटिक हैं जिनका मानना था कि शैटन इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे आपका विलियम ब्लैक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन कंपोज्ड एरियोपैजिटिका इन, कब इन्होंने कंपोज किया था, ठीक है, कब इन्होंने कंपोज किया था एरियोपैजिटिका को, सॉरी किस में कंपोज किया था, पोइट्री की, प्रोज की, ड्रामेटिक फॉर्म या नन ऑफ दिस। तो एरियोपैजिटिका प्रोज ट्रैक है, इनका याद रखना है। ये एक स्पीच है जॉन मिल्टन की फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग प्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। What impelled Milton the Puritan to employ the mask and compose comus? इसका बताइए क्या होगा, ठीक है। 32 का आपने बताना है। मिल्टन एक प्यूरिटन, मिल्टन जो है वो एक प्यूरिटन ने मास्क का उपयोग करते हुए कॉमस क्यों लिखा, क्यों कॉमस लिखा उन्होंने, और फिर मास्क का प्रयोग करते हुए उन्होंने कॉमस क्यों लिखा, ठीक है। टू री यूजर इन मास्किंग इन टू द प्यूरिटन सोसाइटी टू एम्फिसाइज द वर्चू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबॉचरी इन द कोर्ट। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना टफ नहीं पूछेगा, ये यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन है ना, इतना टफ नहीं पूछेगा। इसका आंसर बस याद रखिएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जो मिल्टन है, मिल्टन वॉज प्यूरिटन, जो कि मिल्टन जो प्यूरिटन थे, प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट इन द 16th and 17th century who sought to purify the Church of England and Roman Catholic practice। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो मिल्टन ने कॉमर्स में व्यक्तिगत वर्चू और नैतिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे शुद्धता और आत्मनियंत्रण बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो चैस्टिटी है और आत्मनियंत्रण जो है वो बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो उस समय के दरबारों में मौजूद विलासिता के विरोध में लिखा गया था। यहाँ पे बी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सामने आ गया है तो पढ़ लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, है तो मिल्टन से ही रिलेटेड है ना। विच एपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। विच एपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड इन पैराडाइज लॉस्ट इज मिसिंग इन दिस लिस्ट। अब जरूरी नहीं कि आप जीवन में सिर्फ टीजीटी ही दोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, टीजीटी पीजीटी नेट सब करने वाले हो, तो हर टाइप के क्वेश्चन से आप लोग को रूबरू होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, पहले मैं इसके क्वेश्चन को समझाती हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन द्वारा अपनाई गई महाकाव्य परंपरा में क्या गायब है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने जो कन्वेंशन को फॉलो किया था, मतलब जो अपनाई गई कन्वेंशन थी महाकाव्य जो परंपरा में, क्या चीज़ लिस्ट से गायब है, मिसिंग है। नोबल थीम, इन्वोकेशन टू म्यूज, डिप्लॉयमेंट ऑफ हीरोइक फिगर, बिगिनिंग इन द मिडिल, एलिवेटेड स्टाइल है एंड डिस्क्रिप्शन है, इम्प्रेसिव कैटलॉग्स है, वॉर लाइक स्पीचेस हैं, सुपरनेचुरल मशीनरी है, यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल एंड एल्यूजन्स हैं। तो क्या चीज़ इसमें मिसिंग है बताना है, सब कुछ तो इन्होंने यूज़ किया है। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने महाकाव्य परंपरा में क्या गायब कर दिया है, यूनिटी ऑफ एक्शन को, कि टाइम को, प्लेस को, कि स्टाइल को। तो पैराडाइज लॉस्ट भले ही अन्य महाकाव्य परंपराओं का पालन किया गया है, लेकिन इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन का अभाव है। किसका अभाव है? यूनिटी ऑफ एक्शन का अभाव है, ठीक है। कहानी विभिन्न दृष्टिकोण और घटनाओं से विभाजित है भले ही, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन का अभाव है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगेल, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रूट वर्ड ऑफ हेट किस वर्ड को रेफर करता है इसमें। नाउ टाइमली सिंग एट द रूट वर्ड ऑफ हेट फॉर टिल माई होपलेस डूम इन सम ग्रोव नी। व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ हेट। यहाँ पे रूट वर्ड ऑफ हेट किसे रेफर किया जा रहा है। नाइटिंगेल को, आउल को, स्पैरो को, कुकू को, रेवन को, किसे किया जा रहा है बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कुकू हो जाएगा, कुकू। ठीक है। ओ नाइटिंगेल जो है ये मिल्टन की सोनेट है और इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट कंट्रास्ट बिटवीन टू बर्ड्स, एक नाइटिंगेल एंड कुकू। और इस पोएम की जो थीम है वो कंट्रास्ट है, स्ट्राइफ है बिटवीन लव एंड हेट के बीच में, लव और हेट के बीच में एक कंट्रास्ट है। वेयर लव सक्सीड, जहाँ पे जो प्यार है वो सक्सीड हो जाता है बिकॉज इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन हेट। और यहाँ पे जो रूट वर्ड ऑफ द हेट रेफर किया गया है वो कुकू को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम स्किप करते हैं। वैसे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट ओनली एम्प्लॉयड आर द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट ऑल्सो। समझ लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मिल्टन का जो पेट्रार्कन सोनेट परंपरा से महत्वपूर्ण विचलन क्या है। आखिर इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो तो किया है, उसके पैटर्न को भी फॉलो किया है, पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी चीज़ है इनके सोनेट में और पेट्रार्कन सोनेट में, दोनों चीज़ में क्या चीज़ थोड़ा सा डिसिमिलर है, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा डिसिमिलर है, क्या है वो बताना है यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ अ स्लाइट पॉज एट द एंड ऑफ द फोर्थ लाइन, या फिर हाउ द थॉट रिदम ऑफ द ऑक्टेव कैरिड ऑन इनटू सस्टेड विदाउट एनी ब्रेक, कि द रिजेक्शन ऑफ द आइडियलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथन, कि द रिजेक्शन ऑफ द थ्री क्वाड्रेंट एंड द कॉपलेट स्कीम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर को तो इन्होंने नहीं किया है। कि मिल्टन की प्रेजेंस ऑफ मिल्टोनिक सिमिलीज एंड इमेजेस, क्या चीज़ है जो पेट्रार्कन से थोड़ा सा डिसिमिलर है इनकी सोनेट। हालांकि इन्होंने पेट्रार्कन को फॉलो किया है बट थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है, हाउ द थॉट रिदम ऑफ द ऑक्टेव कैरिड ऑन इनटू सस्टेड विदाउट एनी ब्रेक। अब चूंकि हम देखते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव और सस्टेड के बीच में, ऑक्टेव 8 लाइन की होती है, सस्टेड 6 लाइन की, और 9वीं लाइन में क्या होता है, ब्रेक आता है, वोल्टा आता है। 9वीं लाइन में तो वोल्टा आता है, ब्रेक होता है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट मतलब पेट्रार्कन पैटर्न में होता है ऐसा। लेकिन मिल्टन का जो सोनेट है इन्होंने ये चीज़ें नहीं फॉलो की है। इन्होंने क्या किया है, बिना ब्रेक के तुरंत ऑक्टेव के बाद तुरंत सस्टेट आ गया है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई वोल्टा नहीं है, ये कहने का मतलब है इनका। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था लेकिन नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल ग्रे। तो किस वर्क की ये लाइनें हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइनें हैं वो लिसिडस की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद रखना है लिसिडस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। किस वर्क में उन्होंने ये कहा है, तो बताना है कि किस वर्क के माध्यम से मिल्टन ने टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन करने का इरादा किया है। लिसिडस, रिगेंड, एगोनिस्टिस या पैराडाइज लॉस्ट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पैराडाइज लॉस्ट में ही इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। तो किस वर्क में, मतलब मिल्टन के किस वर्क में डेलिला का जो कैरेक्टर है वो आता है, लॉस्ट, रिगेंड, कॉमस, एगोनिस्टिस। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सैमसन एगोनिस्ट की ही ये लाइनें हैं, डेलिला आती है सैमसन एगोनिस्ट में ही आती है। ओके, डेलिला जो एक रहती है, सैमसन की पत्नी रहती है, सो कॉल्ड वाइफ रहती है, जिसने उसे धोखा दे दिया है, उसके पतन का कारण भी बन जाती है। इन द ओपनिंग लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द ओपनिंग इनोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेव रेफर्स टू। इसका बताना है कि क्या होगा। जब पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत होती है, यानी कि जब इसको शुरुआत किया जाता है, इनोकेशन लाइन में ओरेव का एक जिक्र किया गया है, वो किसे रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, स्पिरिट को कि सिलुआ को कि एम्प्टी, माउंट होरेब को कि एओनियन को। मतलब पैराडाइज लॉस्ट की जब इनोकेशन लाइन आती है उसमें एक ओरेब है, ओरेब किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, तो ओरेब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउंट होरेब हो जाएगा। इन्हें ही रेफर किया जा रहा है। ओरेब हो या होरेब हो, ये बाइबल में वो जगह है, आपका ओरेब हो या फिर आपका होरेब हो, ये किसी स्थान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है बाइबल में। ठीक है, याद रखना है, बाइबल में एक जगह का नाम है जहाँ पे मूसा को ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। ठीक है,
जहाँ पे गॉड डिलीवर द 10 कॉमेंडमेंट्स टू मूसा इधर ऑन माउंट होरेब या फिर नियर बाय माउंट सिनाई, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि अपने ब्लाइंडनेस की स्थिति में मिल्टन ने अपने आप की तुलना किससे नहीं की है। डज नॉट कंपेयर यानी कि अपने ब्लाइंडनेस के स्टेट में मिल्टन अपने आप की तुलना किससे नहीं किए हैं। ऑप्शन में आपके ऑप्शन में है ब्लाइंड थैमिसिस, ब्लाइंड मियोनाइट्स, और तीसरा क्या है टायरेसियस या फिनियस, और चौथा है लिसिडस। बताना है यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, थोड़ा ज़्यादा हो गया, वीडियो लेंदी हो गई है बट कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा किससे नहीं किया, तो डी करेक्ट हो जाएगा, लिसिडस से नहीं किया है। याद रखना है मिल्टन ने अपनी जो ब्लाइंडनेस की जो स्थिति है, मतलब अपनी अंधता की जो तुलना उन्होंने थैमिसस से की है, मियोनाइट से की है, और टायरेसियस और फिनियस जैसे प्रसिद्ध अंधे कैरेक्टर से की है, लेकिन लिसिडस से उन्होंने नहीं की है, जो उनका कैरेक्टर नहीं था, ये इनका कैरेक्टर नहीं था, और ये सारे इनके कैरेक्टर थे, इनसे इन्होंने किया है, बट लिसिडस से इन्होंने नहीं किया है क्योंकि इनका कैरेक्टर नहीं था। तो सो यहाँ पे लिसिडस करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कितना क्वेश्चन आपने आज की क्लास में किया है, आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है तो कितना क्वेश्चन आपने किया है ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वैसे भी मैं नंबर दे रही हूँ तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और जिसको PDF चाहिए यानी कि 4 राइटर की PDF चाहिए, कंप्लीट MCQs फॉर्म में है, MCQs फॉर्म में है, ये कोई 1 लाइनर नहीं है लेकिन कंप्लीट राइटर है, 4 राइटर है, इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, 80 81 84 87 35, आई थिंक यही नंबर है, मैं खुद भूल जाती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर इस पे नहीं है तो आप जो थंबनेल में नंबर शो हो रहा होगा उस पर ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है मैं गलत बता दूँ। नेक्स्ट वन पे बाय बाय। ओके, बाय बाय।